अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मुजम्मिल आसिफ और एआरवाई स्पोर्ट्स गपशप के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आप सब लाइफ इन क्वारंटीन के बाद क्रिकेट इन क्वारंटीन से काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच जारी है, टेस्ट सीरीज जारी है इनफैक्ट। तो उस पर भी बात करेंगे आज के शो में। लेकिन आज के शो में जो हमने गेस्ट इनवाइट किया है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सबसे ज़्यादा अंडररेटेड क्रिकेटर है। मुझे आज तक उसकी वजह नहीं पता लगी कि क्यों उन्हें इतना अंडररेट किया जाता है। तो आज उन्हें खुद इनवाइट किया है, उनसे इस हवाले से भी बात करेंगे और दूसरी भी काफ़ी टॉपिक्स हैं जिस पे बात करेंगे। इनका कोचिंग एक्सपीरियंस, इनका क्रिकेट एक्सपीरियंस और इस दीगर बहुत सारी चीज़ें इनसे बात करने के लिए हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे शो में आज के हमारे गेस्ट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर फैसल इकबाल साहब। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुजम्मिल। फैसल साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? अच्छा फैसल साहब, मैंने इंट्रो में जैसे बात की कि लाइफ इन क्वारंटीन के बाद क्रिकेट इन क्वारंटीन रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ करने को आ गया है, और स्पेशली आप जैसे लोग जो इस फील्ड से, हम जैसे जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। डेफिनेटली मुजम्मिल, एक्चुअली होता ये है कि जो हम प्रोफेशनल प्लेयर हैं, या मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एज अ प्लेयर भी हूँ, एज अ कोच भी हूँ। तो होता ये है कि जब ये समर आता है हमारा, ये जो ऑफ सीजन आता है पाकिस्तान में क्रिकेट का, इसके लिए हम लोग इंग्लैंड चले जाते हैं काउंटी क्रिकेट खेलने, लीग क्रिकेट खेलने। तो मैं पिछले 24 साल से जो है इंग्लैंड रेगुलर जाता हूँ और वहाँ पर सीजन भी खेलता हूँ, कोचिंग भी करता हूँ, कोर्सेज भी करता हूँ। और माशाल्लाह अपने आप को जो ग्रास रूट लेवल पे हमारे यहाँ कहा जाता है ग्रूम करने वाला जो प्रोसेस है, वो मैंने माशाल्लाह सारा इंग्लैंड से थ्रू प्रॉपर प्रोसेस किया हुआ है, और उसको हर साल जो है मैं करता रहता हूँ। तो वो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट क्रिकेट का जो इवेंट हमारे पाकिस्तान में हुआ वो PSL का ही था। और जिस तरह हमारी माशाल्लाह कराची किंग्स जा रही थी और जिस ज़बरदस्त तरीके से हम आगे सेमीफाइनल और प्ले ऑफ्स के लिए पहुंच गए थे, तो उसके बाद वो ब्रेक के बाद जो एक लंबा गैप आया है, उसको समझने के लिए जो है लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। बट मैंने अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश यही की, सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, कि मैं लोगों को आगाही देता रहूँ। और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, जो मैं क्रिकेट की वजह से मैंने थोड़े से पेंडिंग में डाले हुए थे, मैंने उन सारी चीज़ों को अपने उस टाइम के अंदर जो है यूटिलाइज किया, और माशाल्लाह उन सारे कोर्सेज को, ऑनलाइन कोर्सेज को भी जो है वो साथ साथ एडिशनल। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा फैसल साहब, क्रिकेट एंड क्वारंटीन की अगर बात करें तो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज देखी, पहला मैच मार दिया वेस्ट इंडीज ने। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस दी उन्होंने। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अदर वे राउंड एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज जो है वो थोड़ा सा अंडर रेट एट टाइम्स जो है लोग उसको देखते हैं, सोचते हैं। तो जब इंग्लैंड के टूर पे कोई भी बाहर की टीम आती है तो हमेशा इंग्लैंड को एज दिया जाता है। और जिस तरीके से इंग्लैंड की प्रिपरेशन हम देख रहे थे उस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया पे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो टफ आएंगे वेस्ट इंडीज के ऊपर। बट जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया है, जिस तरीके से आप देखें उन्होंने टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज ने जीता है, और इंग्लैंड ने जो मिस्टेक्स किए हैं उस टेस्ट मैच के दौरान, वो बहुत क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन में थी। तो आप ये कह लीजिए ब्रॉड को ना खिलाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, जितना बड़ा इशू उन्होंने टेस्ट मैच हारने के बाद डाल दिया गया उनके कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से। और क्योंकि देखिए टीम मैनेजमेंट जब कोई डिसीजन लेती है तो बहुत सोच समझ के लेती है, और अनफॉर्चुनेटली उनका टॉस जीत के बैटिंग करना उनके अगेंस्ट चला गया। और फिर वो जब चीज अगेंस्ट जब जा ही रही होती है, तो किसी टीम का अगर बुरा मैच चल रहा होता है तो वो एंड तक फिर बुरा ही जा रहा होता है। आप देख लीजिए DRS के अंदर भी उनको यही चीजें फेस करनी। ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल यही हमारा पहला तो ये था। लेकिन आज का जो शो था वो बेसिकली मैंने आपके ऊपर पूरा रखा है कि आपकी क्रिकेट और आपकी जर्नी के बारे में हमें बात करनी है आज। तो फैसल साहब स्टार्ट करते हैं। 2000 में आपने ODI डेब्यू किया और उसके बाद सिर्फ 26 टेस्ट और 18 ODIs खेलने को मिले। क्या समझते हैं कहाँ गायब हो गया फैसल इकबाल, जिसने एक अच्छे रिदम के साथ क्रिकेट स्टार्ट की? एक्चुअली मुजम्मिल, मेरी जो क्रिकेट स्टार्ट हुई है वो 1996 से हुई है, अंडर 15 वर्ल्ड कप से। हम्म। और मैंने पाकिस्तान को कैप्टन बनने के बाद थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, जो हमारे यहाँ कहा जाता है, आप तजिया जो करते हैं लोगों से सुनते हैं कि जी प्लेयर को थ्रू प्रॉपर प्रोसेस आना चाहिए, अंडर 15, 17, 19 ए अकेडमी। तो माशाल्लाह मैं वो सारी चीजें प्रोसेस के थ्रू खेलता हुआ आ रहा था, और एज अ कैप्टन बैट्समैन खेलता हुआ आ रहा था। हम्म। जब वो सब करने के बाद जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचा, तो जाहिर सी बात है हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक ये बैड इंप्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है कि जी अगर आप किसी फैमिली ओरिएंटेड प्लेयर से बिलोंग करें तो आपको टारगेट किया जाता है। सही। अनफॉर्चुनेटली मैं जिस टाइम पर आया उस टाइम पे इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया बस सिर्फ प्रिंट मीडिया की हद तक था, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया था। वहां पर एक्चुअली मैं अपने अंकल की वजह से ज्यादा टारगेट हो गया।
क्योंकि जिस दौरान मैंने डेब्यू किया उसी के 1 आध 2 साल पहले उनके कोचिंग के कुछ इश्यूज चल रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत सारी ऐसी जो है इश्यूज खड़े हो गए थे प्लेयर्स के ऊपर के मुझे जाते ही वो सारी चीजें जो है एकदम मेरे फेस पे हिट की, क्योंकि मुझे उन्हीं प्लेयरों के बीच में जाके खेलना था जिन प्लेयर्स के मेरे मामू के साथ इश्यूज चल रहे थे। और आपको पता है कि बड़े नाम बड़े प्लेयर्स और आपके साथ बैच के खेले हुए जब प्लेयर्स होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एज मिल रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं सिस्टम के अंदर अब ये समझ लें सिंगली अकेला जो है उस सिस्टम में लड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। मुझे किसी कैप्टन ने, आप चाहें किसी से भी पूछ सकते हैं ना, मुझे किसी कैप्टन ने कभी कोई सपोर्ट किया अपने पूरे करियर में, ना कभी किसी चीज ने। हाँ, अंडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अम्ब्रेला खेलता रहा और अपनी मदद आप अपनी परफॉर्मेंस। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मामू का इन्फ्लुएंस, लोगों ने काफी बात की कि जावेद मियांदाद साहब का इन्फ्लुएंस था आपको टीम में लाने के लिए, तो इस पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि ये जो पर्ची एक टैग लगा दिया जाता है खिलाड़ियों पे, वो कितना असर करता है खिलाड़ियों? क्योंकि हमने रिसेंट एग्जांपल्स भी देखी हैं, जैसे इमामुल हक हो गया, इस तरह के दूसरे भी बड़े खिलाड़ी रहे। तो ये पर्ची का जो टैग लग जाता है, इसको प्रूफ करने के लिए कितना मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए, और वो कितना ज्यादा टेंस्ड हो जाता है कि यार ये मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ और ये टैग भी लग रहा है मुझ पर। बिल्कुल, देखिए मुजम्मिल, ये बड़ा मुश्किल काम होता है और हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, जो लोग मजे लेने वाले जरा ज्यादा होते हैं। मतलब हर आदमी दूसरे को तकलीफ में देखते हुए, पेन में देखते हुए ज्यादा खुश महसूस करता है, चाहे वो आपके साथी खिलाड़ी हों, चाहे वो आपके बाहर के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मेरे मामू मुझे हेल्प करें, लेकिन मेरे मामू तो बेचारे अपनी जंग जो है वो अलग अपने हिस्से की लड़ रहे थे, तो वो तो एक अलग ही कहानी। जितनी भी मेरी इनिंग्स हैं आप मेरे डेब्यू से लेके उठा के देख लीजिए, एंड तक मैं खेला हूँ, मैं मोस्टली रिप्लेसमेंट प्लेयर खेला हूँ। और इम्पैक्ट इनिंग खेलने के बाद जो है मैं फॉरन ड्रॉप कर दिया गया। और ड्रॉप करने के बाद अगर आप किसी भी प्लेयर को, अभी वजह, क्योंकि मैं उसी पे आने वाला था, 139 जो आपने इंडिया के खिलाफ बनाया, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, कभी कोशिश मैं की? ड्रॉप हो गया था उसके बाद, टू मैं ड्रॉप, ड्रॉप हो गया था। कभी कोशिश की? उसकी उसकी ड्रॉप देखें, उसकी ड्रॉप होने की वजह बड़ी सिंपल है मुझे। अगर आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि मैं जो मैच खेलता था, मैं किसी सीनियर प्लेयर के रिप्लेसमेंट में वो मैच खेलता था। और जब आप किसी बड़े प्लेयर के नाम पे रिप्लेसमेंट में मैच खेलते हैं तो फिर मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि वो आपकी परफॉर्मेंस के बाद आपके लिए जगह निकाले टीम में, या ये बोल के जो है आपको बाहर बैठा दे कि जी आपको तो बड़े प्लेयर की जगह खिलाया था, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने अपने साथ खेलते हुए ये चीज देखी कि जो मेरे साथी खिलाड़ी थे उनकी परफॉर्मेंस के बाद उनके लिए टीम में स्लॉट निकाला जाता था उनके ही नंबरों पे। अगर वो ओपनर है तो वो ओपनर खेलते थे, मिडिल ऑर्डर है तो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। लेकिन मेरे लिए जो है मैं ये देखता था कि मुझे, अगर मैं मिडिल ऑर्डर हूँ तो मुझे ओपनर भेजा जा रहा है या मुझे वन डाउन भेजा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी हूँ, मेरा काम है दूसरों की तरह दुनिया के हर मुल्क में खेलना। लेकिन एक प्लेयर को डेवलप करने और उसको बनाने के अंदर जो है टीम मैनेजमेंट, कैप्टन और सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने करियर में उस दौरान में रहते हुए नहीं देखा। क्योंकि एक तो मैं मिडिल ऑर्डर था और दूसरा हमारी क्रिकेट को उस मेरे एरा के अंदर ज्यादातर मिडिल ऑर्डर कैप्टन ने ही डोमिनेट किया। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इनसिक्योरिटीज वो बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं एज ए कैप्टन ग्रूम होते हुए आया हूँ। आप याद रखिएगा, मैं अंडर 15 से लेके पाकिस्तान की A टीम तक एज अ कैप्टन बैट्समैन खेलता रहा हूँ, सिंध, कराची, PI हर चीज से। तो जब कोई आदमी एज एन इम्पैक्टेड परफॉर्मेंस देखे आगे बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो वो सिस्टम में बहुत सारे प्लेयरों के लिए जो है ये थ्रेट भी होता है। वहां उसको जरूरत होती है सबसे ज्यादा अपने क्रिकेट बोर्ड की, अपने सिलेक्टर्स की, अपने सीनियर प्लेयरों की, अपने कैप्टन की, कि वो उसको किस तरीके से आगे कैरी करता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे मैटर में जो है वो चीजों को उसके अगेंस्ट बरक्स किया गया और चीजों को मेरे अगेंस्ट लाया गया। अच्छा फैसल साहब, वो बात आपने स्टेट की कि पीसीबी और निजाम की हेल्प की जरूरत होती है, वो एक तरफ। दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत सारे खिलाड़ियों को लोगों ने बड़ा हेल्प किया। अभी रिसेंट एग्जांपल फवाद आलम की है, तो लोगों ने उनके लिए काफी आवाज उठाई। आपके केस में देखते हैं कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पे आपकी ट्रोलिंग भी बड़ी होती है। क्यों ऐसा है? क्यों फैसल इकबाल इस परफॉर्मेंस रिदम अच्छे स्टार्ट के बाद भी लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पा? देखिए, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों में बहुत जगह बनाई है। आप चाहें तो आप मेरे कमेंट्स में लोगों के हर जगह देख सकते हैं कि अच्छा बोलने वाले भी लोग मौजूद होते हैं और बुरा बोलने वाले भी होते हैं, और ये ये एक हर खिलाड़ी के साथ होता है। और वही चीज़ मेरे साथ में भी है कि आप अगर कमेंट्स पढ़ें, आपको मेरे अच्छे लिए, इनफैक्ट लोग मेरे लिए खड़े होते हैं ऐसे ट्रोलर्स के आगे, वो खुद ही कमेंट्स में जो है उनको बोलते हैं कि भाई आपको इनकी ये नहीं याद है, वो नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए भी लोग खड़े होते हैं और अगेंस्ट, जाहिर सी बात है, वही लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली जिनका माइंड में कॉन्सेप्ट ये बैठा हुआ है कि जी अगर कोई फैमिली से रिलेटेड प्लेयर है तो वो इस तरह का है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एवरेज और ये सारी चीज़ों के बाद बात करते हैं। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा एवरेज हो या मैचेज हो,
कोई भी दुनिया का प्लेयर जब तक रेगुलर सीमेंट करके अपनी प्लेस में नहीं खेलेगा, मैं तो कहता हूँ मेरी तो फिर भी बहुत 27-22-24 की एवरेज अच्छी थी, जो रेगुलर खेले थे वो 18-18 17-17 की एवरेज पे मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं किसी भी प्लेयर को डेवलप करने के लिए। और जहां आपने बात की दूसरे प्लेयरों को बैक करने की और मुझे ना बैक करने की, फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि मेरे साथ इश्यूज यही थे कि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह लें या मीडिया में लोग कह लें, उनके इश्यूज अगर मेरे मामू के साथ या मेरे साथ रहे हैं तो नहीं, उसको मेरे क्या कर। मैं सिर्फ जो कॉमन पब्लिक है जो कि क्रिकेट फैंस है हमारे यहाँ, क्रिकेट ही फॉलो की जाती है, सिर्फ जी लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो क्यों आपको सपोर्ट नहीं करते? क्या आप वाकई आप नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल करते हैं। देखिए यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक होता है कॉन्सेप्ट एक इंडिविजुअल का, एक आपका कॉन्सेप्ट है, एक होता है वाइडर पर्सपेक्टिव पे लोगों का विजन। तो जब वाइडर पर्सपेक्टिव पे विजन देखा जाता है तो पूरा एनालाइज किया जाता है। तो आप उसमें देख लीजिए, आपको माशाल्लाह सपोर्टिंग रोल में लोग मिलेंगे, जाहिर सी बात है जैसे मैंने पहले कहा, आपके लिए अच्छा भी वो लोग बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, बट जो हमारे तरह के लोग होते हैं जो फैमिली ओरिएंटेड होंगे, हम 200 रन या 500 रन की भी नहीं खेल रहे हैं, कहीं कोच या उसको ट्रॉफी भी जितवा लें, लोगों ने कहीं ना कोई इश्यूज हमारे लिए निकालने, तो हम उसको इतना बॉदर नहीं करते। ठीक। अच्छा, काफी लोग बात करते हैं कि फैसल इकबाल जज्बाती बहुत है, यही वजह है कि शायद जगह नहीं बना पाया मुसलसल टीम में, समझते हैं ऐसा है क्या? क्योंकि ट्विटर पे। देखिए जी जी। असल में मैंने मैंने आपको जैसे पहले कहा ना कि हर आदमी का अपना एक परसेप्शन है बनाने का। जो मुझे जानता है, जिनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ क्या कह रहा हूँ, जिन्होंने मेरा पूरा करियर देखा हुआ है, उनको पता है फैसल ने जब तक आखिरी मैच खेला है बहुत हेड डाउन करके क्रिकेट खेली है। आप मुझे बताइए कि आप अगर जज्बात का मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मेरे तो पूरे करियर में कहीं पर भी कोई जज्बात की ऐसी चीज नजर ही नहीं आई जिसके साथ ज्यादती हो रही है। जैसे अभी आपने सवाल किया कि आपने पूछा क्यों नहीं कभी किसी से, आपने किसी से बात क्यों नहीं की, क्योंकि हमने, हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया कि हेड डाउन करके आप क्रिकेट खेलें। जो सही। आपके साथ हो रहा है आप हेड डाउन करके क्रिकेट खेलें, रन बनाते रहें। और आपके सामने मेरी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस और दूसरी परफॉर्मेंस मौजूद है, ये वाजे इस बात का सबूत है कि जब आप हेड डाउन करके खेलते हैं, किसी को बॉदर नहीं करते, तो आप अपने काम से काम रखते हैं। मैं फिर उसी बात पर आऊंगा कि जब तक आप किसी के लिए सपोर्ट नहीं लाएंगे, और मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीडिया नहीं किसी को हीरो बनाना होता है, मीडिया नहीं किसी को जीरो बनाना होता है। तो ये चीजें जो है अनफॉर्चुनेटली, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस तरह हो, ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने मीडिया में मेरे लिए एट टाइम स्टैंड भी लिया, टीवी प्रोग्राम्स में और बहुत सारी जगह कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, जर्नलिस्ट ने स्टैंड भी लिया। लेकिन जिस तरीके से मैं अब की कुछ प्लेयरों के साथ देख रहा हूँ, जिस तरह लिया जा रहा है, किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, आई थिंक वो बहुत उनके लिए फॉर्चुनेट है, पर मेरे लिए अनफॉर्चुनेट रहा था। इवन मैं आपको ये भी बताऊं, आप हैरान होंगे सुन के, कि मैं टीम में जब एज अ 12वां खिलाड़ी भी होता था, तो मेरे लिए प्रोग्राम में ये कहलवा दिया जाता था कि जी इनको तो टीम में सिर्फ अलाउंसेस बनाने के लिए बिठाया हुआ है, इनको तो टीम में इनके लिए। तो मैं हैरान होता हूँ वो लोग अब क्यों नहीं बोलते, जब दूसरे प्लेयर भी तो मौजूद हैं जो 2-2 3-3 4-4 सीरीज से खेल रहे हैं, उनके उनके लिए क्यों नहीं ये वाले सारे अल्फाज आते। तो हम सब देख रहे हैं, हमारे चाहने वाले भी लोग सब देख रहे हैं कि किसके लिए क्या चीज कौन खेल रहा है, तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। अच्छा, जज्बातियत की मैंने बात की तो मैंने आपके ट्विटर से ऑब्जर्व खुद पर्सनली किया। एक रिसेंटली आपने जो है वो कोचिंग, जब बैटिंग कोच के लिए वैकेंसीज आई उसमें आपने अप्लाई किया, तो आपने पब्लिकली आकर मतलब लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सपोर्ट करें। फिर दानिश कनेरिया के साथ आपकी ट्विटर पे थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई किसी हवाले से, जिस पर आपने उनको पब्लिकली ये भी कह दिया कि आप फिक्सर हैं, इस तरह। तो इस तरह की चीजें तो नजर आती रही हैं, और पर्सनली हम इन सब चीजों को, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आजकल, कुछ छुपाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। देखिए बात ये होती है कि जब आप थ्रू प्रॉपर प्रोसेस चीजें करते हैं, आप दुनिया की किसी भी सेलिब्रिटी को उठा लें, किसी भी स्पोर्ट्समैन को उठा लें, हमारे पाकिस्तान में उठा लीजिए, आप सबको देख लीजिए, जब कोई आदमी थ्रू प्रॉपर प्रोसेस काम करता है और उसको उस चीज की पजीराई नहीं मिलती और देखा जा रहा होता है कि उन लोगों को मिल रही है जो शायद उस वक्त आपके लेवल के बराबर भी नहीं, देन आप फिर जो है क्वेश्चन मार्क जरूर करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं सिस्टम के अंदर कि भाई आखिर क्या वजह है। जब हम थ्रू प्रॉपर प्रोसेस सारा काम कर रहे हैं, हम हर चीज पूरी फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारे लिए नेगेटिविटी क्यों क्रिएट की जाती है? आप वहां सर, आके फिर ये समझ में। अभी जो कोचिंग स्टाफ है वो आपके लेवल का नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं कि। नहीं, मैं लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक ओवरऑल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। मतलब ऑब्वियसली बात है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मुझसे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, हमारे मेरे कैप्टन रहे हैं सारे जो लोग मौजूद हैं, बट हर एरा के अंदर हर प्लेयर्स के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं अपने बैच के प्लेयरों के साथ। तो वो चीजें जो है मेरे बैच के प्लेयरों के साथ जो है वो की हैं और रहेंगी वक्त के साथ साथ। बट जो चीज मुझे सही लगती है उसके ऊपर आप हमेशा मुझे देखें, मैं सबको गुड लक विश करता हूँ, सबको अच्छा बोलता हूँ, सबको बेस्ट विशेष देता हूँ।
और जाहिर सी बात है हर दूसरे खिलाड़ी की तरह मेरा भी हक बनता है, अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है, कहीं पर क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है, तो बिल्कुल मैं भी उतना ही हक रखता हूँ दूसरों की तरह बात करने का। बट जाहिर सी बात है फैसल इकबाल हूँ, जावेद मियां का भांजा हूं, तो मेरी बात को तो ज़रा डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा और फिर उसमें से थोड़ा सा कीड़ा तो निकाला जाएगा, तो मैं उसको इतना बॉदर नहीं करता। आपका कनेरिया वाला सवाल था, कनेरिया जो है वो मेरा स्कूल फ्रेंड रहा है, बचपन से हमने क्रिकेट खेली है। आपने तो थोड़ा सा भी मीडिया में कदम रखा होगा, बट जो पहले से मुझे जानते हैं, हमें जानते हैं, उनको पता है कि हमने स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, जूनियर वर्ल्ड कप सब साथ खेला हुआ है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है और मैं उन सारी चीज़ों की नॉलेज रखता हूँ जो शायद दूसरों को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कोलीग्स की आपस में लोगों को पता नहीं होती, खुद को पता होता है। तो जब आप वो सब चीज़ें देखते हुए चलते हैं आगे और सडनली आप जब उसमें कुछ चेंज देखते हैं, तो फिर आप वहाँ बोलते हैं कि यार ये क्या, ऐसी क्या चीज़ आ गई कि मतलब इतना डिफरेंस कैसे आना शुरू हुआ। तो फिर अगर एक आदमी सामने वाला अगर खुद डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके साथ आपके करियर में कि भाई मैंने ज्यादा मैच खेले हुए हैं, या फलाना ये है, फलाना रेगुलर प्लेयर नहीं है, मैं तो रेगुलर प्लेयर हूँ, तो आप वो चीजें फिर अपने जहन में रखते हैं कि कोई बात नहीं, आज आपका टाइम है, आप करें, इंशाल्लाह वक्त अल्लाह ताला हर किसी के लिए लेकर आता है, जब हमारा वक्त आएगा फिर हम अपने तौर पे देखेंगे। उस ट्वीट पे तो मतलब आपने पहले किया था, उसके बाद उन्होंने रिप्लाई, तो आप नहीं लगता कि आपने जैसे कहा कि नहीं, एक, आपने शायद वो ट्वीट पढ़ी नहीं। मैंने ट्वीट पूरा शुरू से देखा, उसमें मतलब आपने पहले उनके शेन बॉन्ड वाली, ब्रायन लारा वाली, सॉरी ब्रायन लारा वाली जो वीडियो पे आपने एग्जैक्टली था, तो उस पे पहले आप आए थे, उसके बाद फिर वो आर्ग्यूमेंट, तो लगता नहीं कि आपके तो कोलीग अच्छा, आपने वो ट्वीट पूरी पढ़ी है? जी जी, मैंने पूरी पढ़ी है वो चारों जो। अच्छा, उस ट्वीट के अंदर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उस ट्वीट के अंदर मैंने एग्जैक्ट वही बात की है जो एक गोरे ने अपनी, वो किसी और गोरे की वीडियो क्लिप है जिसने डाली है। अच्छा, आप वो पढ़ लीजिए कि उन्होंने क्या बोला है। खैर, मैं तो अपने कोलीग के नजरिए से डिफरेंट उसमें बात करूंगा, तो मैंने अपने नजरिए से बात की कि भाई इस मैच में तो मैं खुद 12 मैन था, मैंने तो खुद अपने सामने इतने बड़े बड़े छक्के खाते हुए देखे, मेरी नजर में बहुत ही गलत जो था वो स्लेज था उस टाइम पे। और चले, आप अगर किसी को स्लेज भी करते हैं तो भाई उसके बाद डरते थोड़ी है, फिर आप पूरी आंखें डालिए पूरा मैच डाल। तो जब आप किसी को मुझे लगता है बचपन कि से वो जानते ज्यादा होते हैं ना, दानिश कनेरिया जब ज्यादा। आप किसी को जब हम किसी को बचपन से जानते होते हैं ना, फिर आपको पता होता है कि क्या हुआ होगा, क्या बोला होगा और क्या। तो इसलिए ये हमारे अपने इश्यूज हैं जो हम खुद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ। बचपन से जानते हैं तो वो ज्यादा बुरा मानने लगता है आपके ट्वीट का। बिल्कुल, आई थिंक शायद उनको उस चीज को उस नजरिए से लेना चाहिए था कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वही वाली बात, जब आदमी अपने आप को समझता है ना कि यार मेरे शायद ज्यादा मैच है या फलाना के, जब जब आदमी छोटी बात करता है ना, आपने उनका कमेंट पढ़ लिया, उन्होंने बहुत छोटी बात की कि आप अपना वो देख लें, तो यहीं से आप खुद उनका अंदाजा लगाए ना। आप मुझे बोल रहे हैं, अगर किसी और को कोई और देखेगा तो। सवाल कर रहा हूँ मैं, तो आपको मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल सा एक क्वेश्चन किया है। चलें, आप कहते हैं इसको यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद एक और चीज मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछना चाहूंगा। पिछले साल गालिबन बाबर आजम को बैटिंग मतलब प्रैक्टिस के वक्त आपकी एक तस्वीर उनके साथ बड़ी वायरल हुई थी और उस पर लोगों ने बड़ी ट्रोलिंग की थी। तो इस तरह के ट्रॉल्स को फैसल इकबाल किस तरीके से टैकल करता है? मैं तो एंजॉय करता हूँ। मैं इसलिए एंजॉय करता हूँ क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली लोगों को, बेचारों को इस चीज़ की समझ नहीं है। उनको नहीं पता कि अगर हमारे पास पहले विकी आर्थर आया था या डेव वॉटमोर आया था या उससे पहले जेफ लॉसन आया था या उससे पहले जो भी लोग आए थे, वो कोई 100 टेस्ट मैचेस खेल के कोच बने हुए नहीं थे। उनके साथ भी प्लेयर्स खेलते थे, दुनिया की दूसरी टीमों के साथ भी मौजूद हैं। कोई 100 टेस्ट प्लेयर बना के कोई नहीं खेला। बट हमारी अनफॉर्चुनेटली लोगों की मेंटालिटी इस तरह की है कि वो ये समझते हैं कि जी बड़े प्लेयर को जो है वो जो अपकमिंग प्लेयर अगर कोई बड़ा नाम है तो उसको कोई उससे कम मैच के अलावा नहीं बता सकता, या अगर कोई टेस्ट प्लेयर भी नहीं है, खाली फर्स्ट क्लास प्लेयर है और फूक बुच है, तो वो तो बेचारा बिल्कुल ही नहीं बता सकता। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए जो है हम कोशिश करते हैं, लोगों को थोड़ा सा समझाएं, आगाही दें, और आप लोगों का भी मीडिया में ये काम बनता है कि आप उन लोगों को उस चीज़ के प्लेटफॉर्म से समझाएं और बताएं कि कोच जो है किसी भी लेवल पे हो, आप दुनिया की बड़ी टीमें उठा के थे, इंडिया की इतनी बड़ी टीम है, आपको पता है उनका बैटिंग कोच कौन था 5 साल तक? कोई बड़ा नाम नहीं था, ना कोई द्राविड था, ना कोई गंगुली था। संजय भांगर नाम का बैट्समैन था जो 5 साल इंडिया की टीम का कोच रहा है, बैटिंग कोच। वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी कुछ मैचेस खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी बड़ा नाम था। तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इन लोगों को जरा समझने में और डाइजेस्ट करने में ये चीज जो है ना वो होती है। ट्रोलिंग की बात है, मजाकतन बात है, तो मैं उसको मजाक के नजरिए से लेता हूँ, इनफैक्ट मैं भी इंजॉय करता हूँ। बट जो लोग थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा मेरी सोशल मीडिया टीम जो है वो फिर उसको मैनेज करती है और फिर हम उसको डिफरेंट अच्छा, तरीके से। कोचिंग पे आ जाते हैं अब आपकी। लास्ट टूर्नामेंट आपने जो एज ए कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहकर अटेंड किया वो पीएसएल था ऑब्वियसली।
कराची किंग्स के साथ आप शुरू से ही तकरीबन नजर आ रहे हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बड़ी फ्रेंचाइज है और मोटिव्स बड़े हाई हैं फ्रेंचाइज के। जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं सलमान भाई का यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे 3 साल पहले जब T10 लीग स्टार्ट हुई थी, जब सलमान भाई उस लीग के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ पर मेरी उनसे फर्स्ट टाइम काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। और वो मेरा पहला कोचिंग का एक प्रोफेशनल एक मैंने स्टार्ट किया था, तो वो मुझे वहाँ मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार तुमने खेलना छोड़ दिया मतलब? तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं स्लोली अब कोचिंग की तरफ आ रहा हूँ और मेरा इरादा यही है। और सब लोगों को पता है कि मैं कराची की टीम को, सिंध की टीम को, पीआई की टीम को डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 15-20 साल से लीड करता हुआ आ रहा हूँ और रेगुलर कैप्टन हूँ हर फॉर्मेट में। तो माशाल्लाह कराची की टीम को लीड करते हुए इस लेवल पर आना, आगे बढ़ना, और फिर इस रोल में आने के बाद जब आप उस लीग के अंदर आते हैं तो वहाँ पर फिर आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है एज ए कराचीआइट, एज ए लोकल। तो मेरे ख्याल में जो 20 साल की मेरी 25 साल की जो सर्विसेज एज अ कराचीआइट, एज अ कैप्टन, बैट्समैन, एज अ प्लेयर रही हैं, आई थिंक वो मुझे अब एज अ कोच जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं सलमान भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस बात में, तारिक असी भाई का भी, वसीम अकरम भाई का खास तौर से, कि उनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिला और इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आगे भी बहुत सारी चीज़ों को अपने तजर्बे से, क्योंकि मैं खुद मॉडर्न क्रिकेट खेला हुआ हूँ और दुनिया के ग्रेट कोचेस के साथ खुद काम किया हुआ हूँ और सीखा हुआ हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि मैं अपने तजर्बे से बहुत सारी चीज़ों को इंशाल्लाह आगे कैसे लेके चलूँ। सही। फैसल भाई, टाइम कम रह गया तो मूव ऑन करते हैं जल्दी जल्दी। पाकिस्तान टूर टू इंग्लैंड, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी हमेशा की तरह, क्योंकि मैं हमेशा पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करता हूँ कोई भी सीरीज स्टार्ट होने से पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले। और पूरी उम्मीद इस वजह से हूँ कि पाकिस्तान के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम अक्लामेटाइज नहीं हुए, हमें मैचेस नहीं मिले, हमें प्रैक्टिस नहीं मिली। आई थिंक पाकिस्तान टीम को हर चीज़ इस टेस्ट मैच से पहले जो है प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल मिली हुई है। उनके पास बेस्ट इस वक्त सपोर्टिंग स्टाफ, कोचिंग स्टाफ मौजूद है। हर चीज़ इस वक्त उनके पास बेस्ट से बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ आप उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी है और अपनी परफॉर्मेंस से जो है अपना लोहा मनवाना है और अपने पब्लिक के दिलों में जो है लोगों के अंदर जगह बनानी है। तो आई थिंक मैं यहाँ पर सब प्लेयरों को विश करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान अच्छा खेले। वो कि पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में स्ट्रगल करती रही है, बट ये जो प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं, ये इनका इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने का तजर्बा बहुत है। खास तौर से मैं अजहर अली की बात करूंगा, बाबर आजम की बात करूंगा, असद शफीक की बात करूंगा, और भी कुछ सीनियर प्लेयर सरफराज हैं। तो इन लोगों की बात करूंगा, इनका तजर्बा बहुत है। तो पाकिस्तान टीम के पास अब ये एक्सक्यूज नहीं है कि लड़कों को इंग्लैंड का तजर्बा नहीं है, आइडिया नहीं है। अब इन सारे लड़कों को अपना जितने इतने साल क्रिकेट खेला हुआ तजर्बा है, उन सबको अब उन प्लेयरों की तरह आगे लेकर आना है जिस तरह दुनिया के दूसरे प्लेयर जब 8-10 साल खेलते हैं और फिर जब अपने एक्सपीरियंस को शो करते हैं तो फ्रंट से उनकी लेके परफॉर्मेंसेज नजर आती हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी पूरी उम्मीद हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेलेगी इंग्लैंड के लिए। अच्छा, मिसबाह उल हक की कोचिंग की अगर बात किया तो आप क्या समझते हैं मिसबाह उल हक अब तक कितना सक्सेसफुल है? क्योंकि एक पोस्ट तो उनके हाथ से चली गई, तो ये टूर कितना इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए पर्सनली? देखिए, आपके सवाल में जवाब आ गया कि एक पोस्ट उनके हाथ से जाने का मतलब है कि वो बैटिंग के शोबे में तो फेल होगा। क्योंकि एक साल अगर उन्होंने बैटिंग के शोबे में कुछ काम नहीं किया और बैटिंग कोच लाके लगाया गया, तो एक तो ये टीम के लिए बड़ी अच्छी बात है। और मिसबा जो है उस शोबे के अंदर फेल हुए, इस वजह से पाकिस्तान टीम को एक अच्छा बैटिंग कोच लाने की जरूरत पड़ी। अब उनको ये डिसाइड करना है, जो हम 1-2 दिन से मीडिया के अंदर भी सुन रहे हैं, आज भी खबर थी इस चीज़ की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खुद डिसाइड कर रहा है कि आप इंडिविजुअल को एक एक रोल ही दिया जाएगा। तो आई थिंक इस चीज़ को पहले अगर मिसबा या जो भी क्रिकेट बोर्ड के सेटअप चला रहे थे उनको अगर समझ लेते कि इंडिविजुअल को अगर एक एक पोस्ट आप दें, क्योंकि हर पोस्ट का देखें प्रेशर होता है। चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट का प्रेशर अलग है, बैटिंग कोच का अलग है, हेड कोच का अलग है। तो जब आपकी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो आपके ऊपर प्रेशर खुद ब खुद कम बढ़ जाता है। और सेकेंडली उससे बड़ी चीज़ ये कि आप जब किसी रोल में आते हैं तो तजर्बे हासिल करके आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मिसबा के पास कोई तजर्बा नहीं था कोचिंग का, वो ऑलरेडी खेल ही रहे थे और उसी दौरान ही उन्होंने कोई 2-4 महीने पहले कोचिंग कोर्स भी किया था पीसीबी का। तो यहाँ इन सारी चीज़ों को आपको बड़ा डीपली एनालाइज करके फिर आप अपना ओपिनियन देते हैं और आप फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं सामने। क्योंकि हम फैंस के नज़रिए से नहीं देते, हम देखते हैं क्रिकेट के नज़रिए से और उसकी डीप एनालिसिस जो है वो सारी चीज़ों को रूट कॉज को सामने रखता है। अच्छा, लास्ट कुछ सवालात रह गए मेरे पास, तो जल्दी जल्दी करते हैं। आपका एक स्टेटमेंट आया था विराट कोहली नसीम शाह के बारे में कि विराट कोहली नसीम शाह का बनी है, तो उसको भी काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी घूमता रहा, लोगों ने काफ़ी बात भी की। क्या ख्याल आया कि इतने बड़े प्लेयर को एक प्लेयर जिसने अभी स्टार्ट किया उससे इस तरीके से बात कर देना? देखिए, इसमें कोई मुजायका नहीं है। मैं समझता हूँ कि
विराट कोहली दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में हैं, और रोहित शर्मा और जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं हम उनकी अक्सर बात करते हैं, वो ग्रेट हैं, अच्छे हैं, इसी वजह से हम उनकी बात भी करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हम अपने प्लेयरों को भी देखते हैं कि हमारे यहाँ किस प्लेयर के अंदर कितना पोटेंशियल है और वो क्या कर सकता है। मैं समझता हूँ कि नसीम शाह एक बहुत अच्छा और बहुत क्लेवर बॉलर है, और जिस तरीके से इंडियन जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं वो हमेशा अंडर प्रेशर जरूर खेलते हैं। तो वहां पर अगर हमारे कोई अच्छे बॉलर्स होते हैं जिनकी स्किल्स अच्छी है, वो वहां पर अच्छे बैट्समैनों को टफ टाइम जरूर देते हैं। तो मेरे जहन में वो चीजें हैं, इसी वजह से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। और मुझे लगता है कि नसीम शाह डेफिनेटली विराट कोहली को और रोहित शर्मा जितने भी उनके टॉप प्लेयर्स हैं इस वक्त, उनको डेफिनेटली बहुत टफ टाइम देंगे। सही। लास्ट है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात होनी चाहिए क्योंकि आप भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रहा है, पीआईए से खेलते रहे, तो अब पीसीबी भी उस तरफ जा रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। बंद से लेकर अब तक आपने पूरे जितना भी ये सिनेरियो क्रिएट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, सारी चीजें हुई, किस तरह देखा इन सब चीजों को? मुजम्मिल, मैं 25 साल से डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक रहा हूँ, जब से जूनियर क्रिकेट खेल रहा हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ कराची में इंटर फर्म्स क्रिकेट होती है, जिसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी अपनी टीमें होती हैं, क्लब लेवल पे खेलते हैं, जैसे कराची इलेक्ट्रिक, इस तरह इंटर ग्लोब के नाम से एक टीम होती थी। अंडर 15 वर्ल्ड कप के फौरन बाद मैंने उस टीम को ज्वाइन किया और स्लोली वहाँ से मैं पीएनएससी में आया, और वहीं से पहले दूसरे सीजन के बाद मुझे पीआईए में ले लिया गया। एक इनिंग मैंने पीआईए के अगेंस्ट खेली थी 80 समथिंग के टिसॉट कप के अंदर, और वहाँ पर वसीम अकरम और जितने भी पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स थे वो सब खेल रहे थे, और उनके अगेंस्ट एज अ 16-17 ईयर ओल्ड बॉय परफॉर्म करना और उस टूर्नामेंट में टॉप 3 के अंदर टॉप 5 में फिनिश करना एज अ बैट्समैन मेरे लिए अचीवमेंट थी। तो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने मुझे तो बहुत बूस्ट दिया, क्योंकि मैं उस वक्त खेलते हुए मेंटली तौर पे ये रिलैक्स था कि मुझे महीने की सैलरी मिल रही है, मुझे मेरे खर्चे के लिए जो है मुझे पैसे मिल रहे हैं, चाहे मुझे 1500 रुपये मिल रहे थे उस वक्त, चाहे मुझे 3000 रुपये मिल रहे थे, लेकिन जो फाइनेंशियल गेन होता है आपको पता है कि हर आदमी को मोटिवेट करता है। इसी तरीके से मैंने अपने करियर में अपने आप को मोटिवेट किया, और मैं समझता हूँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट का हमारे मुल्क के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से जो इनसिक्योरिटीज हमारी यहाँ रही हैं, यानी कि अगर कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में लाते हैं तो वो ये देखते हैं कि उसका फ्यूचर उसमें क्या है, और डिपार्टमेंट के अंदर जो है उनको नजर आता था कि यहाँ पर अगर इनको डिपार्टमेंट नौकरी दे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे पहले दे और फिर परमानेंट रखे और फिर वहाँ पर आप फिनिश करें। जैसे हमारे मुल्क में बहुत मिसालें रही हैं, जहांगीर खान साहब की, वसीम बारी साहब की, जावेद मियादाद साहब की, वसीम अकरम साहब जो हमारे वसीम भाई हैं वो पीआईए में है, भाई बहुत सारे लोगों की। कर दीजिएगा कि ये कहा गया जो नई मैनेजमेंट जिसने रिवैम्प किया पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उनका ये कहना है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया। इस स्टेटमेंट को किस? देखें मुजम्मिल, हर हर आदमी को अपना ओपिनियन देने का हक है। अगर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज कह सकते हैं वो उनका राइट है कहने का, बट आपने मुझसे अगर सवाल किया तो मैं अपना जवाब आपको दे सकता हूँ। वो ये है कि मेरे नजरिए में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर डिपार्टमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और सबसे बड़ी बात जो हमारी यहाँ माशी सूरत हाल है, आप देख लीजिए अभी कल परसों भी एक डिपार्टमेंट की टीम के जो लड़के थे उनको निकाल दिया गया और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप खुद ही इन सब चीजों को एनालाइज करके अगर अंदाजा लगाएं तो लोगों को सवाल भी पूछने की किसी जरूरत नहीं है, खुद ब खुद जवाब है इन सब चीजों के, कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे मुल्क के अंदर बहुत जरूरी है, प्लेयर्स लेवल पे भी, कोचेस लेवल पे भी। जब वो हमारे मुल्क में आएगी तो ही हमारे मुल्क में स्पोर्ट्समैन जो आगे आएंगे, वरना फ्यूचर में आने वाले वक्त देखें, अगर अगर आप देखें कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है किसी की। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे दूं, मैं पिछले साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा कराची से। अगर मेरे पास ये पीआईए की जॉब नहीं होती तो मैंने तो पूरा सीजन भी नहीं खेल सका था। तो मैं तब से लेके अब तक, या अब अगर मैं नहीं खेल रहा हूँ तो मेरे पास क्या होता? मेरे पास तो कोई चीज नहीं थी आज मेरी पीआईए की अल्हम्दुलिल्लाह जॉब के बाद। तो आप एग्जाम्पल्स को फिर देख सकते हैं कि हाँ यार, ये एक एग्जाम्पल मौजूद है जिन्होंने इतने साल सर्व किया, इतना सब कुछ खेलने के बाद, बट अगर वो किसी थ्रू में अगर हिस्सा नहीं है किसी सेटअप का, तो देन एंड ऑफ द डे ही हैज टू गो बैक टू द प्लेस वेयर ही स्टार्टेड इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। और मैं अभी भी समझता हूँ कि डिपार्टमेंट को जो है वो इंपॉर्टेंट रोल मिलना चाहिए, देना चाहिए। इसकी वजह से हमारे मुल्क में आप देखें दूसरे स्पोर्ट्स भी फ्लरिश कर रहे हैं। सही। लास्ट हमारा सेगमेंट टाइप है रैपिड फायर, उसमें मैं कुछ नाम और डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड लूंगा, उसके बारे में कोई एक लफ्ज या एक लाइन कहना चाहें जल्दी से। मिसबाउल हक। अच्छे दोस्त। जावेद मियादाद। वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। पीसीबी। बेहतरीन इदारा, उसको अच्छे लोगों की जरूरत है चलाने की। सरफराज अहमद। बहुत टैलेंटेड प्लेयर,
और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो दोबारा से एक अच्छा कमबैक करेगा। PSL पाकिस्तान की नंबर 1 लीग, जो इंशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 लीग बनने जा रही फवाद आलम। है। टैलेंटेड प्लेयर, उम्मीद करता हूँ कि अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो उसको वेल करे। लास्ट है कराची किंग्स। PSL की जान। अच्छा, एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं, जवाब देना चाहेंगे, मिकी आर्थर या डीन जोन्स, दोनों में से अगर आप पर्सनली सेलेक्ट करना चाहें? देखिए, मेरे मेरे दोनों के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। और डीन जोन्स के साथ मैं पहले एज अ प्लेयर कोच भी काम कर चुका हूँ 2003 और 2004 में और 2010 में, जब मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा था और डीन जोन्स हमारे साथ बैटिंग के लिए कुछ टाइम के लिए आए थे। तो मैं उनको भी उस नज़रिए से जानता हूँ, और बड़े प्लेयर हैं और रहे हैं अपने करियर में, बड़ा उनका एक माइंड सेट है, तो मैं डीन जोन्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मिकी आर्थर अपनी जगह पर नंबर 1 है। उन्होंने जितना टाइम सर्व किया, क्योंकि मैं मिकी आर्थर को जूनियर क्रिकेट से जानता हूँ। जब मैं पाकिस्तान एकेडमी को लीड कर रहा था तो मिकी आर्थर उस वक्त साउथ अफ्रीकन एकेडमी के हेड कोच थे। तो ये 2003 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो मिकी आर्थर को बहुत पहले से जानता हूँ। फिर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान जब हम आपस में खेले, जब मैं खेलता था पाकिस्तान टीम से, तो मिकी आर्थर साउथ अफ्रीकन टीम के कोच भी थे। तो मैं उस टाइम से भी उनको जानता हूँ, मेरी अच्छी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए मैं दोनों को अपनी अपनी जगह रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं यहाँ किसी को फर्स्ट या सेकंड नहीं मिल सकता। सही। अच्छा फैसल साहब, लास्ट मैसेज कोई देना चाहें अपने फैंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी करते हैं सोशल मीडिया पर रिलेटेड टू क्रिकेट, रिलेटेड टू एनीथिंग? देखिए, मैं सबसे पहले तो उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मेरे पूरे करियर में माशाल्लाह अचीव करते हुए देखा, और मेरी परफॉर्मेंसेज और जो जो चीज़ें मैंने अचीव की उसको हाईलाइट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और उनको याद रहते हैं वो चीज़। तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा, अल्लाह का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने करियर में अपने खेल से लोगों के दिलों को बदलने की ताकत दी। यानी वो लोग जो शुरू में अगर मुझे नहीं जानते थे या नहीं देखते थे, जब उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा तो उनकी माइंडसेट और उनकी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज हुई और उन्होंने अप्रिशिएट करना शुरू किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली मैं और ज़्यादा अगर खेलता तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो हमारे यहाँ ऐसे नेफ्यू होते हुए हमारे यहाँ टारगेट अननेसेसरी की जाती है, उससे मैं जो है बहुत हद तक बेहतर हो सकता था। बट नेवरदलेस मैं अपना सेकेंड इनिंग्स माशाल्लाह इंजॉय कर रहा हूँ। कोचिंग में बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और बहुत एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ बड़े प्लेयर्स और बड़े कोचेस के साथ, खासतौर से वसीम भाई के साथ, डीन जोन्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और जब आप कोई नए काम के अंदर आते हैं तो फिर आप उनमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक लर्निंग स्टेज पर हूँ। तो यहाँ मैं दोबारा से सलमान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरा जो मेरी कैपेबिलिटी थी उसको यूटिलाइज किया, और माशाल्लाह आपके सामने परफॉर्मेंस है। लास्ट ईयर कॉलिन इंग्रम ने इतने बड़े लेवल पर मीडिया के अंदर जो है माशाल्लाह मेरे लिए अच्छे अल्फाज बोले थे, जो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। और इस साल माशाल्लाह आपके सामने हमारी कराची किंग्स की बैटिंग परफॉर्मेंस मौजूद है, जो खुद हर चीज़ का खुला मुंह बोलता सबूत है। परफॉर्मेंस प्लेयर्स की होती है, हम अपनी तरफ से हेल्प करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि टीम बेस्ट से बेस्ट। सही। थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपके वक्त का थैंक यू सो मच।